हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लीला बहुत ही मस्त और खुले दिमाग वाली औरत थी। उसे बात करने का बहुत शौक था और अपने बेटे की शादी के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा समय अपने गली मोहल्ले के लोगों से बात करके निकल जाया करता था। बहू आने के बाद भी लीला के साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक बहू बेटे वाली औरत है। बहू के घर में आने से लीला अपने घर की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक काम था, सुबह सुबह तैयार होकर गली में निकल जाना और सबसे गप्पे लड़ाना। राधिका को अपनी सास की ये सब हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जिसके चलते एक रोज राधिका अपनी सास लीला को बोलती है, माँ जी ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं जब से शादी कर कर आई हूँ तब से देख रही हूँ आप रोज सुबह सवेरे उठकर अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके गली में निकल जाती हैं और फिर सीधा शाम को आती हैं। बहू तो अब और क्या करूँ? अब तेरा क्या मन है? तेरे साथ मिलकर घर के काम करूँ तेरे आने के बाद भी? माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप घर का काम करें, लेकिन ऐसे पूरा दिन गली में गुजार देना ये ठीक तो नहीं है। कल को किसी को कुछ बुरा लग जाए, कोई कुछ बोल दे तो आपको अच्छा लगेगा? तू कहना क्या चाहती है बहू? और किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ कहेगा? किसी के घर में थोड़ी जाती हूँ, अपनी गली मोहल्ले में घूमती हूँ। किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ बोल जाए? माँ जी बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको बोलने की हिम्मत उन्हीं औरतों को होगी जिनके पतियों से आप सारा सारा दिन गप्पे मारती हैं। मैं क्या करूँ बहू? अब जब लोगों को मुझसे बात करना इतना पसंद है कि वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। माँ जी आपको सारा दिन गली में बस आदमी ही मिलते हैं बात करने और नैन मटक्का करने के लिए। तो मैं क्या करूँ बहू? औरतों के पास घर की बुराई के अलावा और कोई बात नहीं होती, लेकिन आदमियों के पास करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और इसमें नैन मटक्का करने वाली कौन सी बात हो गई? वो आपको लगता है ना माँ जी, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सबको अच्छा लगे। अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। एक कप चाय लेने में देर हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। जैसे मोहल्ले में निकल जाती हैं, भूख प्यास सब कुछ गायब हो जाता है आपका। थोड़ा उम्र का तो लिहाज कीजिए। बहू तू ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख। वो मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए तू बहू बनकर जल्दी आ गई, वरना अभी मेरी उम्र ही क्या है। माँ जी मुझे लगता है आपकी उम्र मुझसे भी ज्यादा ही कम होगी। तू मेरा मजाक बना रही है? माँ जी आज तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं किया ना तो बहुत जल्द मोहल्ले वाले आप पर हंसेंगे। लीला को अपनी बहू की समझाई हुई किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोज सुबह मोहल्ले में निकल जाती और रात में ही घर के अंदर कदम रखती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक रोज लीला तैयार होकर मार्केट जाने के लिए गली में निकलती है और वहीं नुक्कड़ पर खड़े शर्मा जी लीला को रोक कर बोलते हैं, क्या बात है लीला जी, आज तो बहुत दिन बाद दिखी हो। हमें तो लगा गली का चांद छुप गया है, आप नहीं दिखी तो। क्या शर्मा जी आप भी ना, आपको मजाक करने की बहुत आदत है। अरे मजाक नहीं कर रहा लीला जी, सच कह रहा हूँ। आप जैसी औरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। विश्वास ना हो तो मिश्रा जी से पूछ लेना। वो देखिए मिश्रा जी भी आ गए। मिश्रा जी रुकिए। क्या हुआ शर्मा जी, आज यहाँ कौन सी मीटिंग चल रही है? अरे मिश्रा जी, इनको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि इनकी जैसी औरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। जरा आप इनको समझाइए। देखिए लीला जी, बात तो शर्मा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपका चेहरा ना दिखे तो दिन ही शुरू नहीं होता। अरे क्या मिश्रा जी, आपने तो शर्मा जी को भी पीछे छोड़ दिया मजाक करने में। थोड़ा उम्र भी देख लीजिए, ऐसा बोलने से पहले कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? क्या करें लीला जी, आपको देखते ही हम सभी लोग अपनी उम्र भी भूल जाते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही मिश्रा जी, आज तो मजा ही आ गया। दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छी हुई है। ऐसे ही लीला को अपने पड़ोस के आदमी से बातें करते घंटों गुजर जाते हैं और राधिका अपनी सास का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। कुछ घंटे और गुजर जाते हैं और बहुत समय तक लीला मार्केट से वापस नहीं आती। तो राधिका घर के गेट पर जाकर देखती है तो उसकी सास लीला गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बड़े ही मजे से मिश्रा जी और शर्मा जी के साथ नैन मटक्का करने में लगी होती है।
ये देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घर में आकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब लीला वापस आती है तो लीला बोलती है, बहू आज कोई खास सब्जी नहीं मिली, तुझे जो समझ आए वही बना ले। माँ जी सब्जियाँ तो आपको तब मिलेंगी ना जब आप मार्केट जाती। आपकी मार्केट तो शर्मा जी और मिश्रा अंकल के साथ नुक्कड़ पे लगी थी। अब बहुत हो गया, आज आने दीजिए आपके बेटे को, मैं आपका सारा सच बता दूंगी। और आज ना सभी बातों से ही पेट भर लीजिए क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा। ठीक है बता दे, मुझे भी कोई डर नहीं लग रहा, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। राधिका और लीला की बहस खत्म होने के बाद लीला का बेटा पुनीत ऑफिस से घर आता है और राधिका को आवाज देते हुए बोलता है, राधिका कहाँ हो यार, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है और आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया। राधिका कमरे से बाहर आकर बोलती है, सॉरी पुनीत जी, आज आपको खाना नहीं मिलेगा, घर में कोई सब्जी थी ही नहीं। यार तो माँ को बोल दिया होता, वो ले आती। पुनीत जी मैंने आपको काफी दिन से कुछ बताया नहीं, लेकिन आज बता रही हूँ। माँ जी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। रोज ये आपके ऑफिस जाने के बाद पड़ोस में निकल जाती हैं और रात में घर आती हैं। पूरा दिन बस पड़ोस के आदमियों के साथ नैन मटक्के करती रहती हैं। इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? गली की सारी आंटियां मेरा मजाक बनाती हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने माँ जी को कितना मना किया, वो सुनती ही नहीं। माँ ये सब क्या है? राधिका सही कह रही है, ये लोग अच्छे नहीं है। पहले आपसे बात करेंगे, फिर बाद में आपका ही मजाक बनाएंगे, इसीलिए आप समझ जाओ तो अच्छा है। और तुम बताओ, खाना मिलेगा या मैं जाऊँ सोने? रुकिए, खाना बना है, आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। पुनीत के समझाने पर लीला 2 दिन अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखती और सभी औरतों की तरह वो भी घर में ही रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। उसका मन एक पल भी घर में नहीं लग रहा था। वो रोज गेट तक जाती और अपने बेटे की बात को याद करके वापस आ जाती। जब काफी समय तक पड़ोसी उसे नहीं देखते तो सोचते हैं कि लीला कहीं चली गई है और सभी पड़ोसी एक साथ मिलकर लीला के घर के पास खड़े होकर उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं। उन्हीं में मौजूद शर्मा जी बोलते हैं, क्या कहें भाई लीला जी के बारे में, उन्होंने तो अपनी बहू को ही फेल कर दिया है। उम्र हो गई है लेकिन शौक अभी भी जवानों वाले हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, अच्छा टाइम पास है वो भी। अब उसको कौन समझाए, हर चीज की उम्र होती है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है जैसे अभी अभी शादी करके आई है। लीला अपने गेट पर खड़ी पड़ोसियों की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और उस दिन के बाद से वो किसी से भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि लोग आपके मुंह पर भले ही मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक जरूर बनाते हैं। विमल बहुत ही सुलझा हुआ और सीधा साधा लड़का था, जिसे बस तुम 2 वक्त की रोटी दे दो और बस थोड़ी सी शांति दे दो तो उसे उसी जिंदगी में स्वर्ग मिल जाता था। ना उसे किसी से भी कोई फालतू लेना देना था और ना ही वो किसी से फालतू बहस किया करता। लेकिन उसकी पत्नी रेखा बिल्कुल ही टेढ़े दिमाग वाली लड़की थी, जिसे अगर कोई सीधी बात भी बोल दे तो उसे हमेशा टेढ़ी ही लगती थी और वो सामने वाले पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। इसी तरह एक दिन विमल रेखा से ऑफिस जाते हुए बोलता है, रेखा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी आज। क्यों जी, आज ऐसा क्या है? आज हमारे वर्मा सर रिटायर हो रहे हैं तो थोड़ी पार्टी है। अच्छा तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि पार्टी में जा रहा हूँ और लेट आऊंगा? ओहो, तुमसे तो बहस ही बेकार है। हाँ हाँ, जब देखो मुझसे बहस करते रहते हो। अरे मेरी सौतन क्यों नहीं ले आते, उसी से बहस करते रहना। विमल रेखा की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने काम पर निकल जाता है, जिसके बाद शाम होते ही रात को थका हारा वो घर वापस आता है और उसे देखते ही उसकी पत्नी रेखा बोलती है, आ गए मौज लेकर, शर्म तो आती नहीं होगी कि घर पर बीवी अकेली है, उसको भी जरा टाइम दे दो। यार कैसी बात करती हो, बता के तो गया था ना कि लेट आऊंगा, तुम जब देखो राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती हो। हाँ हाँ, मैं तो फसाद की जड़ हूँ ना सारी। हे भगवान,
अगर तू इस दुनिया में है ना और मेरी बात सुन रहा है तो मेरे पति के लिए ना नई बीवी भेज दे, क्योंकि मैं तो हमेशा इनसे लड़ती ही रहती हूँ। इस औरत से तो बहस ही बेकार है। विमल बस अपनी पत्नी रेखा को जवाब देकर अपने कमरे में चला जाता है। ये सोचकर विमल काम पर जाता है और आते हुए अपनी बीवी के लिए जलेबी और गजरा लेकर आता है, जिसके बाद आकर वो अपनी बीवी रेखा से बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। रेखा की नजर जैसे ही जलेबी पर पड़ती है वो विमल से बोलती है, तुम जानते हो ना कि मैं डाइट पर हूँ, फिर भी तुम मेरे लिए जलेबी लेकर आए हो। सच बताओ, तुम ये सब जानबूझकर मुझे किलसाने के लिए करते हो ना? ओहो, चलो ये छोड़ो, जलेबी गई तेल लेने। जिसके बाद विमल हाथ आगे करके रेखा को गजरा दिखाता है जो वो रेखा के लिए लाया था, जिसे देखकर उसकी बीवी रेखा बोलती है, अब ये कहाँ से ले आए तुम? तुम्हें पता है ना कि फूलों को इस तरह से तोड़कर इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जलेबी दूं तो नखरे, गजरा दूं तो नखरे, अरे फिर बचा क्या? अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो कि इसमें भी गलती मेरी है? ना ना, मेरी गलती है। बोल दो ना अब अपना पसंदीदा डायलॉग कि मैं सौतन ले आऊं। देखा, आखिर तुम्हारे मुंह से सच बाहर आ ही गया ना, यही चाहते हो तुम। ये औरत और कुत्ते की पूंछ दोनों ही कभी सीधे नहीं हो सकते। हाँ हाँ, तो ले आओ ना अपने लिए नई बीवी। हे भगवान, मुझे उठा ले और इस आदमी को नई बीवी दिला दे। हाँ, दिला देगा भगवान, करवा देगा मेरी दूसरी शादी। खुश ना? अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझ में और ताकत नहीं बची है तुमसे। इतना कहकर विमल सोने के लिए चला जाता है और रेखा भी रो धो कर नाटक करके उसके पास आकर सो जाती है। जिसके अगले दिन विमल बिना नाश्ता पानी किए ही काम पर निकल जाता है और उसे ऐसे देखकर उसका दोस्त हिमांशु बोलता है, क्या हो गया यार, ये चेहरे की बैंड कैसे बजी पड़ी है तेरी? छोड़ यार, कुछ नहीं। मैं नहीं छोड़ता जब तक तू बताएगा नहीं कि हुआ क्या है। हिमांशु के जिद करने पर विमल उसे अपनी पत्नी रेखा की सारी आदतों के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त हिमांशु बोलता है, अरे बाप रे यार, तेरी बीवी है या परमाणु बम? पता नहीं तू उसे कैसे झेलता है, मुझे तो सुनकर ही इतना वो हो रहा है। यार मत पूछ यार, जब वो तुझे इतना तंग कर रही है तो उसे छोड़ देना भाई। पागल है क्या? जैसी भी है मेरी बीवी है और प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा यार, तू एक काम कर, मुझे एक रात का टाइम दे, कल मैं तेरी टेढ़ी बीवी को सीधा करने का टेढ़ा रास्ता बताऊंगा तुझको। विमल ये सुनकर अपना काम करने लगता है और शाम को वो अपने घर वापस जाता है, लेकिन रेखा से वो कोई बातचीत नहीं करता। जिसके बाद रेखा उसका ऐसा बर्ताव देखकर बोलती है, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना, तभी तुमने सुबह से मुझसे बात नहीं की। हे भगवान, इस आदमी का जिससे चक्कर चल रहा है ना, उससे इसकी शादी करवा दे। लेकिन इसके बाद भी विमल रेखा की बात का कोई जवाब नहीं देता और बिना कुछ कहे ही सो जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो हिमांशु उसके पास आकर बोलता है, यार एक ऐसा मस्त तोड़ निकाला है ना, तू सुनेगा तो पप्पी कर लेगा मेरी। अबे बता तो। देख, पहले तो तू मेरा नंबर डिलीट कर दे, मैं अपनी बीवी की सुंदर सी फोटो लगा के तुझसे लड़की बन के बात करने लगूंगा और तेरे से ऐसी प्यारी प्यारी बातें करूंगा ना, तब तेरी पत्नी को पता चलेगा कि दुआओं में सोतन को मांगना और असल जिंदगी में सोतन का आना। समझ रहे मेरे भाई, समझ रहे? अबे तू पागल है क्या बोल रहा है? अबे सही कह रहा हूं मैं तुझे, जड़ बुद्धि। मेरा आज तक कोई प्लान फेल नहीं हुआ। विमल हिमांशु की बात मान जाता है और उसका नंबर अपने मोबाइल में हिमांशी के नाम से सेव कर लेता है। जिसके बाद दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में हिमांशु और हिमांशी विमल को प्यार भरे मैसेज करती है और विमल भी एक एक मैसेज का जवाब अपने दिल से देता है। विमल घर पहुंचता है और घर आकर वो अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, मेरा खाना मत लगाना, मैं बाहर से खा के आया हूँ। यार बड़ा अजीब आदमी है, जब कभी भी बाहर से खाना खाकर आता था तो मुझे बताता था, लेकिन आज ये बाहर से खाकर आया और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, भराए पेट मेरी सौतन के साथ। विमल को रेखा की बात से हिमांशु का प्लान याद आता है
और वो वहां से शर्मा के भाग जाता है। जिसके बाद रेखा के मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन वो सामने से कुछ नहीं बोलती। इसी के साथ साथ वो दोनों जाकर सोने लगते हैं। तभी आधी रात को विमल के मोबाइल पर हिमांशी का मैसेज आता है, जो असल में हिमांशु था, जिसे देखकर रेखा बोलती है, कौन है ये हिमांशी जिसका इतनी रात को कॉल आ रहा है? विमल को जागता देखकर रेखा सोने का नाटक करने लगती है और विमल मोबाइल लेकर बाथरूम में चला जाता है। जिसके बाद रेखा का शक यकीन में बदल जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब विमल हिमांशु और हिमांशी के साथ मिलकर रोज अफेयर का नाटक करता, जिसके बाद वो रेखा से बात करना बंद कर देता है और रेखा को अपने अकेलेपन का एहसास होता है और रेखा अपनी तन्हाई में खुद से बोलती है, विमल ने मुझे कभी भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। हमेशा मेरी सारी बातें मानी। मैं उन पर कितना चिल्लाई, कितना गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। और ये तो मेरी दुआओं में मांगी हुई सौतन है जो मुझे मिलनी ही थी। एक और बार कोशिश करती हूँ, शायद विमल मेरे प्यार को समझ जाए। इतना कहकर रेखा अपने घर को अच्छे से सजाती है और खुद भी बहुत अच्छा तैयार होकर विमल का इंतजार करती है। जिसके बाद शाम को विमल घर आता है और रेखा उसके पैरों में गिरकर उसे बोलती है, मुझे माफ कर दो विमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे दुआओं में मांगी हुई सौतन नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। विमल रेखा को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और इसी के साथ साथ वो उसे सब बताता है कि जब रेखा उस पर ऐसे शक करती थी तो उसे कैसा महसूस होता था। विमल रेखा को ये भी बता देता है कि आखिर उसने अपने दोस्त हिमांशु के साथ मिलकर नकली हिमांशी को जन्म दिया था। रेखा को विमल का असली सच जानकर बहुत खुशी होती है। इसी के साथ साथ वो विमल से वादा करती है कि आज के बाद में वो उसे कभी परेशान नहीं करेगी और इसी के साथ साथ कभी भी दुआओं में सौतन को नहीं मांगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।